गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी बोर्ड्स के लिए। तो यहाँ पर कुछ हम पुरानी बात करेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि कोई भी कॉइल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी होती है तो उसमें टॉर्क कितना काम करता है। तो गैल्वेनोमीटर जो है इसमें भी वही काम होता है कि कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है और उस कॉइल को हम ऊपर किसी थ्रेड से उसमें जो लिखा है स्ट्रिप से बना देते हैं, बांध देते हैं। ठीक है, नीचे भी इसको हम अटैच कर देते हैं। तो मेन जो मुद्दा है, जो मेन मकसद है इसका, वो हम समझते हैं। बाकी सब चीजें तो बुक्स में लिखी होती हैं, जो मेन चीजें हैं वो हम समझते हैं। देखिए, ये दो मैग्नेट हैं, उनके बीच में ये हमारी कॉइल लटकी हुई है, हैंग है, और मेटलिक वायर से ये हैंग है। मान लें किसी केस में कि अगर मेटलिक वायर, जो मेटलिक कॉइल है आपकी मूविंग कॉइल जो गैल्वेनोमीटर की है, वो किसी उसका जो नॉर्मल है वो नॉर्मल एक 90 डिग्री का एंगल न बनाकर कोई एक थीटा एंगल बना रहा है। मान लीजिए जैसे ये कॉइल है, इस कॉइल को अगर इस कॉइल का जो नॉर्मल है वो ये होता है। अगर ये नॉर्मल कोई एक एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो वहां पर एक टॉर्क काम करेगा। उस टॉर्क को हम पहले ही निकाल चुके हैं, अभी फिर हम बता देते हैं आपको। वो टॉर्क का फॉर्मूला होगा NIAB साइन थीटा। अब देखिए एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि वो जो कॉइल है वो कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। आई करंट फ्लो हो रही है कितनी उसमें, ए एरिया है, और बी मैग्नेटिक फील्ड है, और साइन थीटा वो एंगल है जो नॉर्मल, यानी कि कॉइल का जो नॉर्मल है वो फील्ड से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, ये टॉर्क है। अब देखिए टॉर्क लगेगा तो जाहिर सी बात, देखिए एक्सपेरिमेंट से हम आपको बताते हैं कि अगर मान लें हमने एक ये चीज ले ली है, ये कॉइल है, ठीक है, ये देखिए कॉइल है। अब इस कॉइल को अगर हमने फील्ड के अंदर रखा तो उस पर टॉर्क काम करेगा, और टॉर्क काम करेगा तो ये क्या करेगा, घूमेगा। ठीक है, टॉर्क की वजह से क्या होगा, फोर्स लगेगा तो ये घूमेगी। ये हमारी कॉइल घूम रही है फील्ड के अंदर। ठीक है, लेकिन कब तक घूमेगी, तो एक लिमिटेड टाइम तक घूमेगी, क्योंकि ये जो वायर है, ये जो आपको स्ट्रिप दिख रही है, ये उल्टी डायरेक्शन में रोटेट होगा। अगर कॉइल ऐसे करेगी तो ये इस तरफ बेंड होगा, इस तरफ ऐसे बेंड होगा। ठीक है, यानी ये भी एक एंगल बनाएगा। ये जो वायर है आपका वो भी एक रेडियन एंगल बनाएगा। ठीक है, तो अब ये तो आपने टॉर्क इसके लिए बता दिया, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। लेकिन इस पर भी तो टॉर्क लग रहा है, इस वायर पर भी टॉर्क लग रहा है। उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क, जो कि BSc में पढ़ाया जाता है। तो अब इसमें अगर ये कॉइल ऐसे रोटेट कर रही है तो एक समय, देखिए अब देखिए ये कॉइल हमारी ऐसे जा रही है, एक समय आ रहा है कि ये रुक गई यहीं पर। ठीक है, रुक गई और रुक के फिर अपनी दिशा में वापस लौट रही है। तो यहां वापस तो नहीं लौटेगी इस इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब इसका टॉर्क और इसके टॉर्क के बराबर हो जाएगा, तब ये घूमना बंद कर देगी। और जैसे ही घूमना बंद करेगी वैसे ही हमको रीडिंग दिखाई देगी गैल्वेनोमीटर की, इतनी करंट फ्लो हो रही है या ये वोल्टेज है। तो मेन बताने का ये मतलब है कि जब आपकी कॉइल रोटेट करेगी तो आपकी जो स्ट्रिंग में, उसमें भी टॉर्क क्रिएट होगा, उसको रीस्टोरिंग टॉर्क कहेंगे। मान लीजिए देखिए इसमें एक फार्मूला होता है जो है C∅, जो उसका टॉर्क का फार्मूला होता है C∅ होता है। C यहां क्या होता है, टॉरिजिनल कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसके टॉरिजिनल कांस्टेंट इसको पढ़ते हैं, ये BSc वगैरह में आप काम आएगा, भी जरूरत नहीं। और फाई एंगल क्या है, फाई एंगल वो है कि कितना एंगल आपका वायर घूमा, ये वाला वायर आपका कितना एंगल घूमा। अगर हम ये कहें कि 1 रेडियन घूमने में, ठीक है, 1 रेडियन जब घूम रहा है तो उसका जो टॉर्क है वो हमारा, अगर फाई एंगल घूमेगी, ये वाली जो वायर है, अगर ये फाई एंगल घूमता है तो फाई का C से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फाई का C से मल्टीप्लाई कर, C∅ क्या हो जाएगा आपका, ये टॉरिजिनल कांस्टेंट है। टॉरिजिनल कांस्टेंट का मतलब हुआ कि अगर हमने 1 एम्पियर की करंट फ्लो कराई तो मान लीजिए वो 1 डिग्री घूम रहा है रेडियन,
तो अगर हम ज्यादा करंट या जो भी करंट आप फ्लो करा रहे हैं तो उसमें कितना एंगल घूमेगा, तो मान लीजिए फाई एंगल घूमता है वायर, तो फाई का सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका टॉर्क आ जाएगा। तो ये आपका स्ट्रिंग वाला टॉर्क आया। और ये टॉर्क तो जब इक्विलिब्रियम आएगी, यानी जब इक्विलिब्रियम का पॉइंट आएगा, जो जब हमने आपको ये दिखाया था कि ये रुक गया, तो इक्विलिब्रियम का जब पॉइंट आएगा तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, यानी एन आई ए बी साइन थीटा विल बी इक्वल टू सी फाई। ठीक है, तो यहां पर देखें सी हमारा कांस्टेंट है, एन आई ए बी साइन थीटा बराबर सी फाई, ये हमारा आपस में इक्वल हो गया। हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, सी फाई इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, तो फाई प्रोपोर्शनल टू एन आई ए बी साइन थीटा अपॉन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर जो है कांस्टेंट हो ही गया है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फाई बराबर हो गया एन आई ए बी साइन थीटा। अब देखिए एन भी हमारी अगर कांस्टेंट हो जाए, करंट अगर कांस्टेंट हम फ्लो करा रहे हैं, ए कांस्टेंट फ्लो करा रहे हैं, बी कांस्टेंट है, तो सिर्फ फाई किस पे डिपेंड करेगा, हमारा एंगल पर डिपेंड करेगा, साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर ये चीज बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहां पर दूसरा सवाल बोर्ड्स में पूछा जाता है कि ये रेडियल फील्ड क्यों बनाते हैं। देखिए ये घूमा हुआ है थोड़ा सा कर्व, ये मैग्नेट है तो मैग्नेट को रेडियल बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाई वी यूज रेडियल फील्ड। तो रेडियल फील्ड बनाने का देखिए मकसद क्या है, क्योंकि ये थीटा है, ये थीटा हमको परेशान करेगा, इसलिए इस थीटा को हटाने के लिए, इस थीटा को रिमूव करने के लिए हम हमेशा रेडियल फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो रेडियल फील्ड क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे ये कॉइल है हमारी, ये कॉइल है हमारी, ठीक है, अगर हम इसको रेडियल फील्ड देंगे, आप इसको ऐसे समझें, ये कॉइल है, अगर हम रेडियल फील्ड देंगे तो जो फील्ड यहां से निकलेगी वो फील्ड हमेशा इसके अंदर से पैरेलल जाएगी। देखिए ये हमारी कॉइल है और ये इसका नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और ये इसका प्लेन है। तो जब रेडियल फील्ड होगी तो रेडियल फील्ड में देखिए अगर ऐसे है तब तो इसके जब सामने होगी ठीक तभी इसके इससे फील्ड जो है इसके अंदर जाएगी, लेकिन जब ये ऐसे घूमेगी तो इसके अंदर से फील्ड पूरी जो है पैरेलल इससे नहीं पास होगी। इसलिए क्या करेंगे, इसको हम रेडियल बना लेंगे। जब रेडियल बनाएंगे तो हर पोजीशन पर, चाहे ऐसे हो, ये ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे, हर पोजीशन पर फील्ड इससे पैरेलल जाएगी। और फील्ड पैरेलल जाने का मतलब है कि नॉर्मल से वो फील्ड 90 डिग्री बनाएगी ऑलवेज, क्योंकि ये तो नॉर्मल हो जाएगा, आप इसको ऐसे नॉर्मल समझ लेंगे। ठीक है, ये जिस भी पोजीशन पर होगी हमेशा 90 डिग्री पे नॉर्मल रहेगा फील्ड से, क्योंकि फील्ड ऐसे जाएगी और नॉर्मल हमारा ऐसे, तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90, तो वहां साइन जो है खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बना करेगी, सी फाई इज इक्वल टू एन आई ए बी, फिर यहां साइन थीटा खत्म हो जाएगा क्योंकि थीटा हमारे रेडियल फील्ड में 90 डिग्री होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा था रेडियल, तो आप यही लिखेंगे, क्योंकि रेडियल फील्ड बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि नॉर्मल जो है कॉइल का हमेशा 90 डिग्री रहे और जो फील्ड है वो उसके आपके प्लेन जो है, उसके कॉइल के प्लेन के पैरेलल जाए। ठीक है, तो यहां पर ये यही लिखेंगे कि हमेशा 90 डिग्री की पोजीशन पाने के लिए हमको रेडियल फील्ड की जरूरत पड़ती है। खैर वो अपने वर्ड्स में लिख लेंगे आप। तो ये आ गया आपका एक फार्मूला। ठीक है, सी फाई इज इक्वल टू एन आई ए बी। अब यहां पर बात होती है सेंसिटिविटी की, दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं सेंसिटिविटी। देखिए दो प्रकार की सेंसिटिविटी होती है, एक होती है करंट सेंसिटिविटी, जब करंट हम मेजर करते हैं तो करंट सेंसिटिविटी होती है, और दूसरी जब वोल्टेज मेजर करते हैं गैल्वेनोमीटर से, ये इसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं कि हाउ वी कैन कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो जब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में हम कन्वर्ट करते हैं तो वहां वोल्टेज सेंसिटिविटी क्रिएट होती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं करंट सेंसिटिविटी। देखिए करंट सेंसिटिविटी में क्या आएगा, करंट सेंसिटिविटी, शॉर्टकट में लिखे दे रहे हैं करंट सेंसिटिविटी। देखिए यहां से हमको करंट सेंसिटिविटी चाहिए, करंट चाहिए एक प्रकार से, तो आई को हम निकाल लें, आई को हम निकाल दें। ठीक है,
और आई के नीचे फाई लिख दें, आई के नीचे ये फाई के नीचे आई लिख दें, ऐसे फाई के नीचे आई लिख दें, तो क्या लिखा जाएगा बाकी इक्वेशन, NAB अपॉन C, ये लिखी जाएगी इक्वेशन। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे करंट सेंसिटिविटी को, तो डिफाइन ये करेंगे कि अगर I की वैल्यू 1 एम्पियर हो, इफ वी फ्लो यूनिट करंट इन द गैल्वेनोमीटर, तो वट एवर डिफ्लेक्शन विल बी अकर्ड, जो भी डिफ्लेक्शन पाया जाएगा यूनिट करंट फ्लो कराने, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर लगी है, उसमें हमने 1 एम्पियर करंट फ्लो करा दी। अब जब 1 एम्पियर फ्लो कराएंगे करंट, तो जो भी डिफ्लेक्शन आएगा, जो भी उसमें कॉइल में एंगल बनेगा, फाई एंगल बनेगा, जो हमने आपको फाई एंगल बताया था स्ट्रिप का, वो पता चल जाएगा आपको। फाई एंगल जो भी बनेगा दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। यानी ये समझिए शुद्ध भाषा में कि करंट फ्लो कराने में जितना वो घूमे, एक प्रकार से ज्यादा घूम रही है तो बहुत अच्छी सेंसिटिविटी है, कम घूम रहा है तो बेकार है, कम सेंसिटिविटी है। तो यानी कि जितना करंट हम 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने में मालूम चल जाएगा गैल्वेनोमीटर की क्या कैपेसिटी है, क्या औकात है उसकी, क्या जो है कैपेबिलिटी है, सेंसिटिव है या नहीं है। तो यानी यूनिट करंट फ्लो कराने में जो भी उसका जो है एंगल बनेगा, एंगल सब्सटेंड होगा, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। दूसरा आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, V बराबर IR लिखना पड़ेगा, ठीक है, V बराबर IR लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर I की जगह यहां से I निकाल करके हम यहां वैल्यू पुट कर दें, तो क्या लिखा जाएगा, V इज इक्वल टू I की जगह हम रखेंगे C फाई अपॉन NAB, और R ऊपर था तो उसको ऊपर लिख देंगे। अब जैसे हमने करंट सेंसिटिविटी मिली थी, वैसे वोल्टेज सेंसिटिविटी मिल जाएगी हमको। कैसे, फाई के नीचे V ले आइए, यानी V को नीचे ले जाइए ऐसे, तो फाई अपॉन V हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब ऊपर चला जाएगा, NAB अपॉन CR, ये आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगी। तो देखिए यहां पर अगर हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, और ये कोई वायर है हमारी, जैसे ये वायर है, मान लीजिए ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस वायर है, और हमेशा वोल्टेज नापने के लिए पैरेलल में लगाना पड़ेगा आपको गैल्वेनोमीटर। तो इसके पैरेलल में आप जो है गैल्वेनोमीटर अप्लाई करेंगे। ये वायर है, ये वायर के ये वायर है, इस वायर के पैरेलल में गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो अब अगर हम इसका 1 वोल्ट पोटेंशियल दें, अगर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रखें, V अगर 1 वोल्ट रखें, तो जो भी डिफ्लेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो ये बात उम्मीद है समझ में आई होगी। मैंने बहुत थ्योरी नहीं आपको बताई है लिखने के लिए, केवल कॉन्सेप्ट समझाया है। आप इसको थ्योरी अपने आप से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले सबसे बताएंगे कि हम जानते हैं कि टॉर्क कितना लगता है अगर उसकी जो है नॉर्मल किसी एंगल थीटा पर अगर है किसी समय, एट एनी मोमेंट, इफ नॉर्मल ऑफ द कॉइल इज मेकिंग एंगल थीटा, देन टॉर्क विल क्रिएट एन IAB sin थीटा। और जब टॉर्क क्रिएट होगा तो जो उसके स्ट्रिप होगी, उस जब टॉर्क लगेगा तो वो जब कॉइल घूमेगी तो स्ट्रिप भी ऐंठेगी, उसको ऐंठन, एक्चुअली हिंदी में इसको ऐंठन बल कहते हैं, ठीक है। तो बल माने हो गया फोर्स, और ऐंठन जो उसको ट्विस्टिंग एंगल कह सकते हैं, ठीक है। तो उससे हमको टॉर्क, ये बेसिकली ट्विस्टिंग एंगल है, और ये टॉर्जनल कांस्टेंट है, तो टॉर्क हमको मिल गया C5। तो अब जब कॉइल घूमना कब बंद करेगी, जब उस ऐंठन फोर्स यानी कि जो उसका ट्विस्टिंग टॉर्क है और इस कॉइल का टॉर्क जब आपस में बराबर हो जाएगा तो ये ऐंठना बंद कर देगी, जैसे अभी हमने समझाया था आपको, ठीक है। जैसे ये है, देखिए घुमाया इसको हमने ऐसे करके घुमाया, और देखिए यहां रुक गई आकर के। क्यों रुक गई, क्योंकि जो ये टॉर्क है वो इसके अंदर टॉर्क के बराबर हो गया। तो जब दोनों टॉर्क आपस में बराबर हो गए तो ये घूम, तो ये इक्विलिब्रियम में दोनों जो है आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां से जो कांस्टेंट है, उन कांस्टेंट की वजह से हमने यहाँ प्रोपोर्शन साइन लगा दिया, क्योंकि हमारा C भी कांस्टेंट है, अभी ये NIAB ये भी सब कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर ये कहता है कि थीटा जो है फाई के प्रोपोर्शन में है। थीटा चूंकि बार बार आता है इसलिए डिस्टर्ब होता है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, उस कॉइल के वो जो मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट्स को ही उन्होंने क्या किया, ये रेडियल बना दिया। जब रेडियल मैग्नेट बना देंगे तो हमेशा थीटा की समस्या खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। तो दैट इज वाई यहाँ पर थीटा की इक्वल टू 90 कर दिया। जब थीटा 90 कर दिया उन्होंने, यानी रेडियल कॉइल बना दी, फील्ड बना दी, तो थीटा की समस्या खत्म हो गई, जिसकी वजह से यहाँ थीटा की वैल्यू खत्म हो गई। तो अब हमारा फार्मूला सिर्फ इतना ही बचेगा और ये हमारा मेन फार्मूला होगा। इसी में ही जो है करंट सेंसिटिविटी हो जाती है और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी पूछी जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है ये बच्चों समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट आप इसको कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आए। गुड बाय।